यरूशलेम के पूजा घर में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, 10 घायल। इजरायल ने बताया आतंकी हमला। असम सरकार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का करेगी विस्तार, 5 विधानसभा क्षेत्रों के 60 गांव होंगे शामिल। पीएम मोदी आज एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट समारोह में होंगे शामिल। सैनिक स्कूल के सम्मान समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अच्छे नंबरों के लिए विद्यार्थियों पर अतिरिक्त। राहुल की सुरक्षा पर विवाद, आज यात्रा में शामिल हो सकती हैं महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी। और ठाकरे अंबेडकर गठबंधन में हुई अनबन, 4 दिन पहले ही दोनों पार्टियां आई थी साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड से। झारखंड के धनबाद में अस्पताल में बड़ी आग। अस्पताल की आग में 6 लोगों की मौत, 2 डॉक्टर समेत 6 की मौत। 9 लोगों का रेस्क्यू कर बचाया गया। आग में फंसे 9 लोगों को सुरक्षित बचाया गया रेस्क्यू कर। झारखंड के धनबाद में अस्पताल में बड़ी आग। धनबाद अस्पताल की आग में 6 लोगों की मौत, 2 डॉक्टर समेत 6 की मौत। झारखंड के धनबाद में अस्पताल में बड़ी आग। धनबाद अस्पताल की आग में 6 लोगों की मौत, 2 डॉक्टर समेत 6 की मौत। 9 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया गया। झारखंड के धनबाद में अस्पताल में बड़ी आग। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे समीक्षा बैठक। आज सुबह 11 बजे 5 केडी पर होगी समीक्षा बैठक। योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। बजट प्रावधान के सापेक्ष में आय व्यय की होगी समीक्षा। जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों के संबंध में होगी बैठक। 5 केडी पर शाम 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक। 5 केडी पर शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। 25 से ज्यादा प्रस्तावों को दिलाई जा सकती है मंजूरी। गन्ना एवं चीनी उद्योग, गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य हो सकता है घोषित। नई शीरा नीति का भी किया जा सकता है ऐलान। जमीन की दरों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव हो सकता है मंजूर। और इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, यहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों को लेकर यहां पर मंजूरी मिल सकती है। क्या कुछ जानकारी? देखो कपिल, आज का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद 5 केडी पर एक बड़ी बैठक और अहम बैठक होगी। इसमें बजट के प्रस्तावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 18 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं और इन 18 मंडलों में जो सांसद है, विधायक हैं, उनसे बात कर चुके हैं कि विकास के क्या क्या काम चल रहे हैं और कितने बजट की आवश्यकता है, कितना पैसा चाहिए। तो उन सबको लेकर के जानकारी एकत्रित की जा चुकी है और अब आज इस पर इसको कार्य रूप में परिणत करने को लेकर के
5KD में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें बजट के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी कि कितना हमारी इनकम है और कितना हमको व्यय करना है, किन किन मदों पर व्यय करना है, ये सारी चीजें आज तय की जाएंगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बजट आने वाला है, अभी केंद्र का बजट आने वाला है। वहां पर हलवा सेरेमनी शुरू हो चुकी है, लोग अंदर जा चुके हैं, प्रिंटिंग की बात चल रही है और वह केंद्र का बजट आ जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का बजट भी आएगा। तो ये अपने आप में एक अहम आज की बैठक है जिसमें इन सारे प्रावधानों का, बजट के प्रावधानों की चर्चा की जाएगी। उसके बाद शाम को कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में जैसे आपने भी दिखाया कि करीब 25 प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, जो गन्ना मूल्य को लेकर के एक बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर के जयंत चौधरी चिट्ठी भी लिख चुके हैं और साथ ही साथ में जो दूसरे दल हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। किसान आंदोलन अपना मूड बना रहे हैं इसको लेकर के, हालांकि उनके पास में और भी मांगे हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख मांग ये भी है कि गन्ना जी प्रदीप जी। प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? आपको बता दें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5KD पर एक अहम बैठक करने वाले हैं, समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों को लेकर आज मुहर लग सकती है। और एक बार फिर से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी, आज अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, गन्ना को लेकर के हमने जैसे बात की, मोटे अनाज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज इसमें एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा कि मोटे अनाजों को की खपत को बढ़ाया जाए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसको लेकर के नीति बनेगी, उसके प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। देखिए मोटा अनाज इसलिए भी अच्छा है क्योंकि गेहूं कई तरह से नुकसानदायक है शरीर के लिए और विश्व के जो विकसित कुछ देश हैं अमेरिका समेत, वो गेहूं को करीब करीब दरकिनार कर चुके हैं। तो ऐसे में मोटा अनाज और अपना रहे, तो हमारे देश में पहले से ही मोटा अनाज खाया जाता था, उसको लेकर के फिर से पुरानी पद्धतियों को वापस लाया जाने की कोशिश की जा रही है। उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर नियम कायदे कानून बनेंगे, प्रस्ताव आएगा, उस पर मुहर लगेगी। बड़ी बात यह है कि देखिए मोटा अनाज जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होने के साथ साथ में धरती के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है। दूसरी अहम प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो MSME एक ऐसा सेक्टर है जो तमाम लोगों को रोजगार देता है और चूंकि सरकार पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए MSME एक बड़ा सेक्टर है और इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। यहाँ पर पार्क बनाए जाने की बात की जा रही है और जो भी उद्योगपति यहाँ पर पार्क बनाएंगे उनको उसमें काफी छूट देने की बात की गई है। यहाँ तक कि जो लोन दिया जाएगा उसमें भी मात्र 1% इंटरेस्ट लिया जाएगा, इससे और इसके अलावा तमाम अन्य सुविधाएं भी उसको दी जाएगी। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव है जिन पर आज मोहर लग सकती है। उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होने के बाद में मंत्रिमंडल की बैठक है। मंत्रिमंडल की बैठक हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक और जहां मंत्री परिषद में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शिरकत करते हैं, तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी इसमें आते हैं। तो पूरा मंत्री परिषद इसमें बैठे, मंत्रिमंडल इसमें पूरा बैठेगा और फिर इसमें चर्चा की जाएगी। 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी इसमें चर्चा की जाएगी कि कहाँ कितनी खामियां हैं, कहाँ पर उनको भरपाई करना है और कैसे 80 से 80 सीटें जीतनी, इसको लेकर के भी रणनीति बनेगी। और उसके बाद इन सब के बीच में अधिकारियों के साथ में भी एक बैठक होगी, अहम बैठक होगी कि जो आय व्यय है, जो बजट है, उसको लेकर के बैठक होगी और साथ ही साथ में कैसे डेवलप किया जाए, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। और रात में जो अंतिम प्रोग्राम होगा, जो आखिरी प्रोग्राम होगा, वो होगा 5KD में ही रात्रि भोज का यहाँ पर आयोजन किया गया है। रात्रि भोज में मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, उनको भोजन दिया जाएगा, सारे मंत्री इसमें होंगे और भोज पर भी चर्चा किया जाएगा। तो एक और जहां प्रदेश की तरक्की को लेकर के, प्रदेश के विकास को लेकर के, आय व्यय बजट को लेकर के चर्चा होगी, तो वहीं दूसरी ओर 2024 को जीतने के लिए
भी पूरी तरीके से आज रणनीति बनेगी। कपिल। प्रदीप जी, जिस तरीके से फरवरी माह में इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में होना, जिसको लेकर आज अंतिम दिन भी रोड शो का है, तो क्या उसको लेकर भी आज बैठक में रणनीति बनेगी? बिल्कुल, देखिए अब तक तमाम रोड शो हो चुके हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य बैंगलोर गए थे, इससे पहले वहां अपने मंत्रियों के साथ में वहां भी बैठक की थी और अब अंतिम रोड शो ये चल रहा है। इस रोड शो की विदेश में सारे रोड शो हो चुके हैं, देश में सारे रोड शो हो चुके हैं और अब इनको फाइनलाइज करने का समय आ गया। अब ये इसको फाइनलाइज किया जाएगा और उसके बाद में चूंकि 10 से 15 फरवरी का दिन जो है काफी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टर समिट की मीटिंग है, 2 दिवसीय मीटिंग है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, वो इसका उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें होंगी, वो इसका समापन करेंगी। उसके अलावा जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं, घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, वो इसमें आएंगे। खुद मुकेश अंबानी इसमें आएंगे और अडानी भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम और लोग भी इसमें आने की उम्मीद है। अडानी की बात करें तो उन्होंने 100 अरब डॉलर मतलब काफी हैवी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात की है और मुकेश अंबानी भी कह रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा 4 साल में, अगले जो 4 साल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने का ऐलान हो सकता है। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टर्स मीट है। उसके बाद में ग्लोबल जो G20 की मीटिंग है उसको लेकर के भी यहाँ पर मीटिंगों का दौर जारी है क्योंकि उसके तुरंत बाद में G20 की मीटिंग है और G20 की मीटिंग में जहाँ अपने जो G20 के देश है उनको बुलाया जा रहा है और उसके साथ साथ में जो भारत के 9 और मित्र देश हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसको लेकर के भी तैयारियां अपनी चरम पर है। पूरे लखनऊ को, पूरे उत्तर प्रदेश को सजाया संवारा जा रहा है और खास करके जहां पर ये मीटिंग होंगी, जैसे लखनऊ की बात करें, हम आगरा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी बनारस को लेकर के बात करें, इन 4 शहरों में G20 की मीटिंग होगी जहां पर तमाम विदेशी मेहमान आएंगे। तो इस लिहाज से भी तैयारियां की जा रही हैं और इन जगह पर अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है जिससे कि जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिससे आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो सके। और इसी कड़ी में हम अपने दर्शकों को एक और चीज बता दें कि ये ग्लोबल जो समिट है इसमें जो विदेश के लोग आएंगे उनको सहायता करने के लिए और ये जो इन्वेस्टर्स मीट है उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर 100 निवेश मित्र का यहाँ पर चयन किया जाएगा और आज इस को लेकर के भी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें मुहर लग सकती है। ये 100 इन्वेस्टर्स जो मित्र होंगे वो जो उद्योगपति हैं उनकी हेल्प करेंगे। अगर कोई एनओसी मिलने में दिक्कत हो रही है तो उसमें मदद करेंगे, किसी प्रकार से कहीं कोई अड़चन आ रही है तो उसमें वो उनकी मदद करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के पूरी एक रूपरेखा बना ली गई है कि कैसे इन्वेस्टर्स मीट को सफल किया जाए, कैसे बजट को सफल किया जाए। केंद्र के बजट की प्रतीक्षा है, केंद्र का बजट आ जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश का बजट आना है, ये बड़ी घटना है और G20 की बैठक भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो पूरी तरीके से प्रदेश अब तैयार है और 10 से 15 फरवरी का समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। चलिए प्रदीप जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं जिसमें कैबिनेट बैठक, साथ ही मंत्री परिषद की बैठक भी यहाँ पर की जाएगी और समीक्षा बैठक भी यहाँ पर की जा रही है। एंकर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या और आपको सीधे लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। महंगाई की चुकाई मनना है, बेरोजगारी करने पंजा लड़ाना है, बेरोजगारी करने पंजा लड़ाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है। आप तस्वीरों में महबूबा मुफ्ती को देख सकते हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में खत्म होगी 31 जनवरी।
जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लखा रंग समेटे दे इंद्रधनुष का भेष, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक जुड़े दा मेरा देश। नफरत नीरान देनी इस पाक पवित्र मिट्टी च, शादी दे फुल खलारने एक बड़ी पार्टी च, महंगाई की चुकाई मनना है। तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देख रहे थे, जो अपने अंतिम चरण पर है, जम्मू कश्मीर में है और उनके साथ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद हैं। वही बात कर लेते हैं लखीमपुर की, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग की आज 12 बजे बैठक है। आयोग के 2 सदस्य इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। आपको बता दें महेंद्र कुमार और संतोष विश्वकर्मा भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। आरक्षण को लेकर आयोजित ये बैठक जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की आज बैठक है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरक्षण को लेकर आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की आज बैठक। तो आपको बता दें कि आज पिछड़ा वर्ग की बैठक है। लखीमपुर में पिछड़ा वर्ग आयोग की आज 12 बजे बैठक। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं इस बैठक के बारे में। जी आमिर, 12 बजे से ये बैठक शुरू होनी है और इसमें कई अहम सदस्य भी मौजूद रहेंगे। जी आमिर, सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। जी आपको बता दें कि आज पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह और उनके जो साथ में आ रहे हैं सदस्यगण है महेंद्र कुमार व संतोष कुमार विश्वकर्मा, ये आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक करेंगे। 12 बजे इन्होंने आमंत्रित किया है। जो जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ, उसमें जो संस्थाओं के अध्यक्ष है या पार्टियों के जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है कि वो आकर पिछड़े वर्ग के लोगों की बात करें और जो आरक्षण सिस्टम है उस पर किस तरीके से बातचीत रखना है, लिखित में या मौखिक रूप से वो अपनी बात कर सकते। तो 12 बजे प्रस्तावित है इनकी बैठक, कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे इस संबंध में। जी बिल्कुल, जिसके आपने बताया कि महेंद्र कुमार और संतोष विश्वकर्मा भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। साथ ही ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी आगे आने वाले हैं, अप्रैल और मई के महीने में नगर निगम के चुनाव, और साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी अभी बवाल भी छिड़ा हुआ था। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के बवाल को लेकर स्थानीय निकाय का जो चुनाव था उस पर रोक लगा दी थी हाईकोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश हुआ है कि 31 मार्च तक ये अपने आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। इसी संबंध में आयोग की टीम गठित की गई है और 3 जो टीम है वही आज लखीमपुर में आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है आरक्षण को लेकर, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को तो अवॉइड किया गया था, उनके साथ भेदभाव किया गया था, इसी बात को लेकर जो अपील करता है वो न्यायालय गए थे। उसी बात पर सरकार से ये निर्देश किया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में जाकर जो समिति है ये जाकर वहां बैठक करेगी, उनसे बातचीत करके उनका व्यू लेकर आएगी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है और जो आरक्षण तय किया गया था वो उस आरक्षण में क्या खामियां हैं इनको दूर करके 31 मार्च तक इसको क्लियर करना है, क्योंकि 31 मार्च के बाद सरकार ने ऐलान किया है कि वो स्थानीय निकाय चुनाव करेंगे। तो इसलिए इस आरक्षण को लेकर एक अहम बैठक मानी जा रही, क्योंकि जो पार्टियां हैं, जो प्रत्याशी है, वो भी चाहते हैं कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है इसमें लेट ना हो, क्योंकि सभी हम आपको बता दें कि जब चुनाव चल रहा था तो सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली थी, अपनी
तैयारी करके जनता के बीच में जाकर अपने के मुद्दों को रख दिया था। और सभी ये सोच रहे थे कि महीना भर के अंदर में, 1 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। लेकिन इसके दौरान जो न्यायालय प्रक्रिया शुरू हुई है, जो न्यायालय में गए जो अपील करता है, तो उसके बाद प्रत्याशी भी चाह रहे हैं कि और जो सरकारें हैं वो भी चाह रही है कि इन सब जो आरक्षण के मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा खत्म हो जाए। और उसके बाद ये आरक्षण की एक सूची जारी है, उसके बाद चुनाव। क्योंकि आज मीटिंग लखीमपुर में है, जहां जहां भी मीटिंग हो रही है वहां अहम इसलिए माना जा रहा है कि जो ऑब्जेक्शन करता है, जो शिकायत करता है या जो आरक्षण से संतुष्ट नहीं है, वो इस बैठक में जाकर अपनी बात रह सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, कितने बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है और कौन से, जैसे कि 2 नाम तो हमारे सामने आए जो प्रमुख रूप से इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, और कौन से बड़े नाम हैं जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे पहला नाम है जिनकी अध्यक्षता होगी, जो अध्यक्ष है वो स्थानीय वो न्यायमूर्ति, जो अध्यक्ष है आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, वो तो शामिल होंगे। इसके अलावा शामिल होने की अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, एडीएम, ये तो शामिल होंगे। लेकिन जो चूंकि खुला मंच है, खुला मैसेज दिया गया है, खुला एक प्रेस नोट जारी किया गया है कि जितनी भी संस्थाओं के अध्यक्ष जो पिछड़ा वर्ग के से संबंधित काम कर रहे हैं या पिछड़ा वर्ग की बात कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। वहां पर पार्टियां हैं, पार्टियों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पर जा सकते हैं। जो प्रत्याशी है, जिनको ऑब्जेक्शन है, जिन्होंने शिकायत की थी, वो भी जा सकते हैं। तो अहम तो ये माना जाएगा कि ये अहम तो तब निकल कर आएगा जिन लोगों की नजर में आज जो बैठक आहूत की गई, जो बैठक बुलाई गई, उसमें कौन कौन पहुंचता है। उसके बाद ये बात निकल कर आएगी सामने की कौन कितनी अहमियत रखते थे इस बैठक के लिए, कौन कौन अपनी बात रखता था। लेकिन क्योंकि ये उम्मीद है कलेक्टेड सभागार में होगी, खुला हुआ मंच दिया गया है, खुली बात कहने के लिए, लिखित और मौखिक बात कहने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो ये देखना होगा कि 12 बजे जब मीटिंग शुरू होगी तो कौन कौन आएगा। क्योंकि अभी तो प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि अभी उनका आगमन लखीमपुर जिले के अंदर शायद नहीं हो पाया है। तो देखते हैं कि 12 बजे जो टाइम दिया गया था, ठीक 12 बजे वो वहां पर पहुंचते हैं, मीटिंग शुरू करते हैं, लोगों से बात करते हैं और क्या व्यू निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रहिएगा इस बैठक पर, जरूरत पड़ने पर हम आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। तो आपको बता दें, आयोग के 2 सदस्य महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर। साथ ही आपको बता दें, आरक्षण को लेकर के जिन्हें भी दिक्कतें, समस्या है, वो उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग की आज 12 बजे बैठक है। यूपी के बुलंदशहर की कस्बा सिकंदराबाद के सिरोधन कट, जो कि खूनी कट के नाम से भी जाना जाता है, आज भारतीय किसान यूनियन अजगर के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आसपास के गांवों के ग्रामीण व किसान फ्लाईओवर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि कई बार हमने एनएच के अधिकारियों व प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का निपटारा नहीं हो रहा है। NH 91 के चौड़ीकरण के बाद सिरोधन कट पर आसपास के गांवों के लोगों को रोज शहर में आना जाना रहता है। स्कूल कॉलेज में छात्र व छात्राएं पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जवाबदारी है कि भाई अपने साथ हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है कि वो जितने मैं 50 आदमी लाऊंगा, 50 नहीं, आप एक। मैं CRPF में मेजर के पद पे हूँ। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? अभी कुपवाड़ा में पोस्टिंग है और अभी मैं छुट्टी आया हुआ हूँ। तो आपको ये धरने पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ी कि आप यहाँ धरने पर बैठे? आवश्यकता तो है इसकी। पहले तो ये रोड 4 लाइन का था, अभी 6 लाइन का और अभी 8 लाइन का भी होगा। और यहाँ 24 गाँव को जो जितने भी बच्चे स्कूल के आते हैं, उनका एक्सीडेंट यहाँ पर रोज़ ऐसी कोई भी दिन नहीं जा रहा जो बच्चे, किसान या बूढ़े या किसी को भी एक्सीडेंट इस रोड पे नहीं आ रहा। इसका नाम हम लोगों ने सबने 24 गांव ने खूनी मोड़ दे रखा है। क्या आप धरने के लिए छुट्टी लेकर आए फौज से, इसी के लिए फौज से, कि आप धरने पर बैठेंगे अपने गांव के लोगों के लिए? नहीं, गांव के लिए तो छुट्टी तो मैं स्पेशली तो धरने के लिए नहीं आया, लेकिन मुझे तो जो बताई है कल गाँव वालों ने बताया कि ये चीज़ है। तो क्या नाम है आपका और किस पद पर आप हैं? देखिए, सचिन सर्वर नाम है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान। आप यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या मांग थी आपकी और किस लिए बैठे हुए हैं? देखिए, मांग तो बहुत जैसे रोड बना है, लगातार यहाँ हादसे हो रहे हैं। किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे यहाँ निकलते हैं तो यहाँ हादसे हो जाते हैं। उन्हें मौत की घाट इनके ट्रक से या ट्रैक्टर या जो भी यहाँ वाहन चलता है उनके घाट उतार दिया जाता है। और NH जो यहाँ पर रोड है, लगातार यहाँ किसान बैठे हैं उसी मांग को लेकर। और आज एक ज्ञापन को लेकर SDM साहब अभी होने वाले मौजूद यहाँ, और आज एक ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम डेट धरेंगे धरना प्रदर्शन की, और ये मांग को लेकर एक फ्लाईओवर की यहाँ मांग है, या फ्लाईओवर बने
और यहाँ जो किसान हैं, 24 गांव के जो लोग यहाँ बैठे हैं, मौजूदा लोग, प्रधान भी हैं, बीडीसी भी हैं, मौजूदा लोग यहाँ बैठे हैं, उसको लेके आज ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम विशाल धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि ये क्षेत्र की समस्या है और लोग गलत दिशा तो में जा आपने रहे हैं। सुना कि लोगों को कितनी ज्यादा समस्या है एनएच को लेकर के। यहाँ पर कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, लखीमपुर खीरी का, माफ कीजिएगा, जो ये बुलंदशहर का ये जो एनएच है, ये खूनी कट के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बहुत हादसे हो चुके हैं, कई बार बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं। इसको लेकर के अब किसान धरने पर बैठे हुए हैं, क्या जानकारी देंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, अगर जनता दल करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन करके जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर गए हैं, क्योंकि जो लगातार जो NH 91 जो चोरी को लेकर पहले उन्होंने काफी शिकायतें की थी, और जो एक सिरोधन जगह है और जो वहाँ लगातार एक्सीडेंट होते थे, वहाँ काफी एक्सीडेंट में मौतें हो चुकी हैं। उसको लेकर जो लोग हैं उन्होंने उस जगह का नाम खूनी कट के नाम से रखा है, और जो जिस तरह से जो पहले 4 लाइन का रोड था वो 6 लाइन का रोड हो रहा है, तो उसको लेकर जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन अजगर के जो कार्यकर्ता हैं और एक जो CRPF के वो भी वहाँ हैं, और उन्होंने भी धरने मांग की है कि इस फ्लाईओवर को लेकर उन्होंने मांग किया कि यहाँ फ्लाईओवर बनाया है। जो लगातार जो बच्चे आने जाने वाले बच्चे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको निकलने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि हाईवे रोड है, वहाँ वाहन बहुत तेज गति से चलते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसको लेकर जिस तरह से किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है वो लगातार पहले से भी मांग कर रहे हैं कि NH 91 जो चौड़ीकरण के जो NH 91 के जो अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने मांग की है, लेकिन उनकी मांग को कभी माना नहीं गया। लेकिन उसके बाद किसानों ने मजबूरी में धरना प्रदर्शन किया है, और SDM जो सिकंदराबाद है उनको एक ज्ञापन भी सौंपे। ज्ञापन में उसकी जो तारीख है उसको तय करेंगे कि आखिरकार ये धरना, और उसको लेकर उन्होंने जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं और जो लगातार जो क्षेत्र के BDC है, जो जिला पंचायत सदस्य, वो भी लोग वहाँ धरने में बैठे हैं, और उनकी जो मांग है उनका कहना ये है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो धरना जारी रहेगा। लेकिन अब देखना यह होगा जो NH 91 के जो अधिकारी हैं वो कब तक किसानों की बात को मानते हैं, और जो जिस तरह से बात की जाए, काफी एक्सीडेंट हुए थे, लोगों की कई बार जाने भी गई हैं, अगर बीच जाने भी जाती हैं। इसलिए वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो नाम रखा है सिरोधन जो जगह है उसका जो नाम रखा उन्होंने खून के नाम से नाम, किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, जो सचिन शर्मा है जो प्रदेश अध्यक्ष मांग करेंगे, और एसपी साहब पहुंचेंगे, एसपी साहब के द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में अब देखना यह होगा जो NH 91 के जो अधिकारी हैं जो किस तरह से किसानों की बात मानते हैं या नहीं मानते, ये तो आने वाला जिस तरह से वहाँ लगातार समस्याओं का सामना करना रहा, किसानों जो NH 91 जो प्राधिकरण जो मांग किसानों के द्वारा की जा रही है उसको कहीं ना कहीं पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो भी स्कूल को जाते हैं, पैदल भी स्कूल में बच्चे भी हैं, और वहाँ लगातार काफी गाँव है तो वहाँ कहीं ना कहीं समस्या लगातार बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो देखना जी अनिल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनको समस्याएं होती हैं, साथ ही क्योंकि बड़े बड़े वाहन होते हैं उनकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज होती है, इसकी वजह से कई हादसे भी हो जाते हैं। चौड़ीकरण को लेकर मांग की जा रही है। साथ ही हमने पोस्टर्स में देखा जो धरना के जो लोग दे रहे हैं उनके पीछे पोस्टर लगा, उसमें 5 सूत्रीय मांगे। और कौन कौन से बिंदुओं को लेकर के किसान मांग पर अड़े हुए हैं? अगर मांग की बात करें तो जो चौड़ीकरण है, लगातार उस चौड़ीकरण को भी लेकर किसानों की मांग है कि आज जिस तरह से पहले 4 लाइन का रोड था, अब 6 लाइन का होगा, फिर आगे चलकर 8 लाइन का रोड होगा। इस तरह से जो उनका कहना यह है कि जो एक ही बार किसानों की जो जैसे जमीन जो जाती है उसको एक बार पूरा कर लिया जाए, जिससे लगातार किसानों को बार बार समस्या का सामना करना पड़ता है। फ्लाईओवर की मांग है, वहाँ के फ्लाईओवर किसानों के लिए उचित जो मुआवजा है मुआवजे की मांग है, और लगातार और भी काफी मांग है, क्योंकि जो सिकंदराबाद जो क्षेत्र है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ काफी फैक्ट्रियां हैं, और लोगों को उन्होंने जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है उसकी भी मांग की है कि जिस तरह से जो जहरीला धुआं निकलता है और उससे जो बच्चे हैं मासूम बच्चे उन पे भी काफी असर पड़ता है। क्योंकि पहले भी एक घटना हुई थी जिस घटना के द्वारा वहाँ काफी बच्चे, स्कूल के बच्चे काफी जहरी गैस निकलने से जो बेहोश हुए थे, तो उसमें संज्ञान लिया गया था। तो उस संज्ञान लेने के बाद वहाँ जो DM थे जनपद बुलंदशहर, उन्हें फैक्ट्री को बंद किया था। लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ लगातार जो इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र काफी फैक्ट्रियां हैं, तो फैक्ट्रियों के लेके भी वहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लोगों की जो 5 सूत्रीय मांगे उनको कहीं ना कहीं देखो, अब एसडीएम साहब के लिए वो जो ज्ञापन सौंपेंगे, ज्ञापन में किस तरह की जो बातें और जो कहा कब तक उनको समाधान करने का जो एसडीएम के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसानों की अगर बात करें तो किसानों का ये कहना ये है कि अगर यहाँ फ्लाईओवर नहीं बना और जो 5 सूत्रीय मांगे, अगर सबसे पहले जो उनकी जो मुख्य मांग है वो फ्लाईओवर की है, क्योंकि फ्लाईओवर की मांग अगर वहाँ फ्लाईओवर बनता है तो वहाँ जो लोगों की जो जान जाती है, जो लोगों के लगातार जो मासूम बच्चों की, तो वहाँ कोई ना कोई घटना घट जाए, क्योंकि हाईवे है और हाईवे पे जिस तरह से वाहन दौड़ते हैं। जी अनिल, आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, हम आपसे समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां लोग एनएच को लेकर के बेहद परेशान है, उसके चौड़ीकरण को लेकर लगातार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। बुलंदशहर में धरने पर ये किसान बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि एनएच बने और यहाँ का चौड़ीकरण कराया जाए, साथ ही और व्यवस्थाएं की जाए जिससे हादसों में कमी आए। वहीं आपको बता दें कि 4 धाम की यात्राएं शुरू होने वाली हैं। 26 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से 4 धाम खोलने का समय और दिन तय कर दिया गया है। बता दें कि मंदिर कमेटी की ओर से जानकारियों के मुताबिक इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को खुलेंगे और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं आपको बता दें बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जिसके बाद अब 4 धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें इस यात्रा की डेट और दिन यानी तारीख और दिन सब कुछ बता दिया गया। पूरे मंत्र उच्चारण यज्ञ के साथ ये कपाट खोले जाएंगे और पिछले साल आपको बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों की एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने थे, जहां बड़ी संख्या में लोग इन 4 धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी राजेश वर्मा जी, जिस तरीके से दिन तारीख सब चीज का ऐलान कर दिया गया है 4 धाम की यात्रा को लेकर, अब ठीक 100 दिन का समय बचा हुआ है, जहां अब अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए सौम्या, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा जो है वो देवभूमि की एक रीढ़ की हड्डी है और ये कहा जाए कि धर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए, क्योंकि देश और विदेश के श्रद्धालु जो है इस 4 धाम यात्रा के लिए स्पेशली जो है उत्तराखंड आते हैं और इसका आगाज जो है 22 अप्रैल से शुरुआत जो है वो होने जा रही है और इसकी तिथि जो है वो तीर्थ पुरोहितों द्वारा जो है निर्धारित कर दी गई है। 22 अप्रैल को हम बता दें अपने दर्शकों की कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं और उसके बाद ठीक 26 अप्रैल को जो है बाबा केदार के कपाट जो है वो देवभूमि में खुलेंगे और वहीं अगले दिन यानी कि 27 अप्रैल को जो है बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। तो आप जो है सभी श्रद्धालु जो उत्तराखंड आना चाह रहे हैं या खास तौर से 4 धाम की यात्रा के लिए आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहद खुशखबरी की बात है कि अब कपाट खुलने की तिथि जो है वो निर्धारित कर दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 22 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री और 26 और 27 को बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। देखिए, सभी व्यवस्थाएं हमेशा जो है सरकार का दावा रहता है कि सभी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई है, लेकिन इस बार जो है व्यवस्था वाकई शुरुआती जो है यानी कि अब समय कम रह गया है या आज से ही कहा जाए तो 100 दिन शेष रह गए हैं इन 4 धामों के खुलने के। तो आज से ही प्रशासन ने जो है अपनी कमर कस ली है। तमाम जो
जिला अधिकारी हैं उनको खास तौर से जो है यात्रा के लिए क्या प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी है खास तौर से कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित कराया जाए, तो यही हमेशा रहती है। और ये देखिए अभी इससे पहले अगर सौम्या आप बात करें तो कोविड के मारे जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा में काफी प्रभाव पड़ा था, यात्री कम आए थे। लेकिन अभी पिछले वर्ष जब ये यात्रा हुई है चारधाम, तो कहीं ना कहीं बड़ा रिकॉर्ड जो है वो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जी बिल्कुल राजेश, 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पिछली बार इन चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचे थे। इस बार थोड़ी कठिनाइयां अलग है, वहीं जोशीमठ की भी समस्या है, इसको लेकर के भी श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, तो इसको लेकर के भी मुश्किलें हैं। लेकिन सीएम धामी ने कहा है कि हम तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमारा यही मकसद है कि हम सभी यात्रियों को एक सरल और सुगम यात्रा का अनुभव कराएं। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, पिछली बार बहुत मुनाफा कमाया गया था, चाहे वो घोड़े खच्चर वाले हो चाहे होटल्स वाले हो, सभी ने बहुत दुगना मुनाफा कमाया था। कोविड के बाद ये यात्रा बहुत सफल रही थी। इस बार एक जोशीमठ एक बड़ी समस्या के रूप में सामने है, कैसे इसको दूर किया जाएगा और यात्रा को सरल और सुगम बनाया जाएगा? बिल्कुल सौम्या, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये जानना बेहद जरूरी है दर्शकों को कि ये अब इस बार यात्रा किस तरीके से होगी। देखिए संकट जरूर बना है, क्योंकि जोशीमठ वो रास्ता है जो चमोली जिले का, जहां से बद्रीनाथ के कपाट यानी कि बद्रीनाथ के लिए जाया जाता है। लगभग जोशीमठ से बद्रीनाथ की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर है और पूरा हिल स्टेशन है, यानी कि पूरी पहाड़ी जो है वो रास्ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भूधसाव की स्थिति वहां पर लगातार गंभीर बनी है, लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सरकार की जो कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है जोशीमठ का अस्तित्व भी बचाया जाए और जो रास्ते हैं खासतौर से जो नेशनल हाईवे हैं जो बद्रीनाथ को जोड़ते हैं या दिल्ली देहरादून को जोड़ते हैं, तो उन रास्तों को भी दुरुस्त करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। एक हेलन बाईपास जो है वो बद्रीनाथ जोशीमठ से निकाला जा रहा था, जोशीमठ से पहले ही, कि जैसे शहर के अंदर एंट्री ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लोग हैं वहां के लोग हैं, जो भूधसाव की स्थिति जब वहां से हम देख रहे हैं कि लगभग 1 तारीख से जब वहां पर ज्यादा इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी हो रहा है, तो वो उसको लेकर के भी अभी काम रोका गया है। हालांकि लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि यात्रा पहले से और बेहतर और सुगम और सुरक्षित कराने की का वादा जो है वो धामी सरकार कर रही है। अब देखिए सरकार का जो प्लेटफॉर्म है, क्या क्योंकि अभी 100 दिन है, अब 100 दिन में क्या वैकल्पिक रास्ता जो है वो जोशीमठ से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला खासतौर से यात्रियों के लिए बनाया जाएगा, ये बहरहाल देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। और हालांकि देखिए चारधाम यात्रा का जैसे मैंने बताया कि डेट फिक्स हो चुकी है, श्रद्धालु तो चारधाम में आएंगे, लेकिन इसमें कोई घबराने की और किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली समस्या वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के बारीकी से जो है वो इस पर अध्ययन कर रही है और सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने का जो लक्ष्य है धामी सरकार का, उसको बेहद तरीके से करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए जैसे डेट फाइनल हुई है तो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे जो है लगातार धामी जो है वो लगातार संपर्क बनाए हैं और यात्रा को इस बार और ज्यादा पहले से भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश जो है वो उत्तराखंड सरकार की है। और यही प्रायोरिटी लेके यही लक्ष्य लेकर के धामी निकल चुके हैं और अब जो है तैयारी जो है 100 दिन रह गए हैं या चारधाम यात्रा को कपाट खोलने के लिए, और बड़ी श्रद्धा और संख्या में जो है श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है सरकार का एक बड़ा जी राजेश, जिस दिन ये तिथि बसंत पंचमी के दिन ये तिथियां घोषित की गई थी और उसके बाद से ही सभी श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। साथ ही उसके साथ एक और बात बताई गई थी, किसी तेल कलश यात्रा के बारे में बताया गया था। वो हमारे दर्शकों को बताया कि ये क्या परंपरा है उत्तराखंड की तेल कलश यात्रा जो पहले कपाट खुलने से पहले की जाती है। देखिए मैं बताता रहता हूँ सुमैया की जो टिहरी के नरेश हैं, जो टिहरी के राजा हैं, उनकी एक पारंपरिक जो है एक वहाँ की वो स्थिति है कि वहां पर जो है जब चारधाम यात्रा खुलती है, खासतौर से विशेषकर बद्रीनाथ के जब कपाट खुलते हैं, तो वहां पर जो ग्रामीण है, जो वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं या तमाम जो लोग हैं वहां पर राजा के महल पर आते हैं और वहां तिलों का तेल जो है वो निकाला जाता है, उसको कूट करके बड़ी मेहनत से उसको निकाला जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो बद्रीनाथ जो वहां पर छाया है, प्रतिभा है बद्रीनाथ जी की, तो उनको जो है उस तिल के तेल से जो है उसका लेप किया जाता है और वो
बाद में जो है वो प्रसाद के तौर पे भक्तों को, जो वहां पर श्रद्धालु आते हैं, उनको दिया भी जाता है। और उसी दिन यानी कि जो बसंत पंचमी है, उसी दिन जो है टिहरी के नरेश जो है वो राजा जो है वो इस यात्रा की डेट फिक्स करते हैं कि किस तारीख को जो है बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, या तमाम जो कपाट जो खुलेंगे सभी तीर्थपुरोहितों के साथ जो है डिस्कशन होता है और ये तिथि का की घोषणा जो है वो कर दी जाती है। लेकिन देखिए बहुत प्रेम और श्रद्धा से भरपूर जो है ये यात्रा है। और ये भारत देश हमारा इसीलिए ऐसा है क्योंकि चारों धाम की यात्रा हो या किसी भी मंदिर को जाना हो, एक अलग उत्साह, एक अलग आस्था होती है। और चार धाम माने जाते हैं कि जो चार धाम कर लेता है फिर उसे किसी जगह और जाने की जरूरत नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। तो जानकारी दी हमारे ब्यूरो चीफ ने कि किस तरीके से इस यात्रा को लेकर प्रशासन, श्रद्धालु सभी में उत्साह है। पिछली बार एक ऐतिहासिक श्रद्धालुओं का जत्था वहां पर पहुंचा था। करीबन ये अनुमान लगाया गया था कि 45 लाख से ज्यादा देश और विदेश से लोग यहां पर पहुंचे थे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर मुरैना से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश की मुरैना में 2 बड़े विमान हादसे हुए हैं। जहां वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों का हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से, जहां सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे की शिकार। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज़ इंडिया पे देख सकते हैं, जहां ये 2 विमान आपस में भिड़ गए और बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से। सेना के 2 ये जाबाज लड़ाकू विमान सुखोई 2000 और मिराज, सुखोई 30 और मिराज 2000 आपको बता दें भिड़ गए और हादसा हो गया। 2 बड़े सेना के ये विमान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धू धू कर जल रहे हैं ये विमान और बेहद जाबाज विमानों में इनकी गिनती होती है। एमपी के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया। एयरफोर्स सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश। आपको बता दें मुरैना के पास एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया है। साथ ही आपको बता दें और आगे की कार्रवाई में जुट गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस में से उड़ान भरी थी, जहां यह अभ्यास चल रहा था। वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना में सुबह ये बड़ा हादसा हो गया, जिससे एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। और हमारे साथ शुभम कुलश्रेष्ठ मुरैना से जुड़ चुके हैं। जी शुभम, ये बड़ा हादसा हो गया, जहां सुबह ये प्रैक्टिस करने के दौरान ये हादसा हुआ, सेना के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए, क्या जानकारी देंगे? जी मैम, ये आज सुबह ग्वालियर से उड़े थे, जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस के दौरान बारगढ़ के जंगलों में पेड़ों पे या किसी अन्य चीज से टकरा के ये वहाँ पे क्रैश हुए। यहाँ पे दोनों में भीषण आग लग गई। अभी यातायात होने की कोई खबर नहीं पाई गई है, पर उसमें 3 लोग सवार थे, ये जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। और अभी कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई या ना हुई, ये अभी तक साफ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी आगे क्या कुछ राहत बचाव का कार्य चल रहा है वहां पर? जी, अभी यहाँ मुरैना से और ग्वालियर से दोनों जगह से पुलिस बल यहाँ से रवाना किया गया है, जांच टीम रवाना की गई है। अब वहाँ पे अभी जांच चल रही है, उसके बाद देखते हैं जो लोग उसमें सवार थे वो बच पाए हैं या कुछ उनके साथ दुर्घटना हुई है, ये अभी आगे देखा जाएगा। जी, जानना चाहूंगी कि कितने बजे ये हादसा हुआ? जी, ये करीब सुबह 7-8 बजे की घटना बता रहे हैं। सुबह जब का हल्का कोहरा कह सकते हैं, जंगलों में कोहरे की वजह से ये घटना होगी, क्योंकि घना जंगल है, चारों तरफ पेड़ हैं, इसलिए तो वहाँ कोहरा काफी ज्यादा दिखाई देता है। और इसको देखते हुए शायद जो पेड़ वेड़ हैं, जो विमान क्रैश होने की संभावना ज्यादा बनती है। जी बताया जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए रहिएगा, हम आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश हो गए।
आपको बता दें, सूचना मिलने के बाद मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया और आगे की कार्रवाई में लगा हुआ है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां यह अभ्यास चल रहा था। आपको बता दें कि मुरैना के कलेक्टर से जानकारी देते हुए बताया कि जेट विमान सुबह 5:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। आपको बता दें, दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पायलट्स को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। बता दें कि इससे कुछ देर पहले ही यूपी के आगरा में भी एक उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। जी, हम तस्वीरों में जिस तरीके से देख रहे हैं कि दोनों फाइटर जेट बुरी तरीके से धू-धू कर जल रहे हैं। एक बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट्स में ये सेना के माने जाते हैं। इस तरीके से आग लग गई। जैसे कि आपने बताया कि 3 लोग सवार थे, कोई इनकी अभी तक सूचना मिल पाई क्या? जी नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनके साथ हताहत हुई है, लेकिन जैसे जहां तक की जानकारी के अनुसार पता चला है कि अभी किसी को कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुए हैं। जहां तक है वहां तक वो सेफ है। जी, जानना चाहूंगी कौन कौन वहां पर पहुंचा था सेना की, क्या बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे इस घटना की जानकारी मिलने के बाद? ग्वालियर से टीमें रवाना हुई है, मुरैना से पुलिस बल रवाना हुआ है। ये एयरफोर्स के जो वहाँ कमांडेंट वगैरह जो है वो वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे की जांच में क्या पता चलता है कि किस वजह से क्रैश हुआ, क्या रहा उसके लिए ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुरैना में ये बड़ा हादसा हो गया। सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे के शिकार हो गए। हालांकि अच्छी बात ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। सुबह 5:30 बजे तड़के ये हादसा हुआ। ग्वालियर से ये इन विमानों ने उड़ान भरी थी कोहरे के चलते। कारण अभी तक साफ नहीं है, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते ये प्लेन क्रैश हो गए। आपको बता दें, फाइटर जेट हैं सुखोई और मिराज। आपको बता दें, यहां पर अभ्यास चल रहा था और अभ्यास के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया। ग्वालियर से दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां पर यह अभ्यास चल रहा था। और अच्छी बात यह रही कि ये जहां पर ये फाइटर जेट क्रैश हुए वहां पर रिहायशी इलाका नहीं था, किसी और को चोट नहीं आई। और देखिए कितने एक खिलौने की तरह क्षतिग्रस्त हो गए बुरी तरीके से। इनमें आग लग गई और सुखोई और मिराज बेहतरीन फाइटर जेट्स में सेना के गिने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का आज प्रयागराज आगमन है। 2 फरवरी को मेजा जेवनिया में आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। प्रयागराज के मेजा में सजेगा बालाजी का दरबार। बालाजी में पूजा अर्चना करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। सेवक राजू भैया ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को दी जानकारी। 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर प्रयाग पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। बीजेपी सांसद भोजपुरी गायक मनोज तिवारी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आयोजकर्ता ने कहा कि लाखों लोगों के आने की संभावना है। कड़ी सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का मेजा में होगा कार्यक्रम। साथ ही आपको बता दें कि 2 फरवरी को भी इनका कार्यक्रम है, जिसकी अनुमति पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इस कार्यक्रम को सुनिश्चित कर दिया गया है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को कथा का वाचन करेंगे। और आज भी प्रयागराज दौरे पर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी विनय, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से पहले खबर मिल रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री को अनुमति नहीं उनके कार्यक्रम को मिल पाई है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और आज उनका दौरा है, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बता दें कि मेजा तहसील अंतर्गत यह कुंवरपट्टी
ग्राम सभा में यह कार्यक्रम होना है, जहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये दिव्य दरबार लगने वाला है, जहां की यहाँ जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके भक्त हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो कि यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां शीतला कृपा महोत्सव में किया जाएगा, और जो कि 31 जनवरी को भोजपुरी गायक सांसद मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ भी इसमें शामिल हो सकते हैं कार्यक्रम में। और 2 फरवरी को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज जी इसमें जो है दरबार लगाएंगे। ये दिव्य दरबार 1 दिवसीय होगा उनका, जो कि प्रयागराज के कुंवरपट्टी जीवनिया मेजा में यह कार्यक्रम महोत्सव आयोजित होगा। यह कार्यक्रम की जानकारी जी विनय, बहुत क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं में आस्था है, श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में उनके पंडालों में पहुंचते हैं। हमने कई अन्य उनके पंडाल देखे हैं जो छतरपुर रायपुर में लगते हैं। प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली बार उनका आगमन हो रहा है। इसको लेकर के कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर के तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, जो है जो दिव्य दरबार है, जो महाराज जी हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके आगमन की सूचना पर भक्तों में काफी उत्साह है, और यहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की जो है ये संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि कितने सुर्खियों में रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री, इसको लेकर के उनकी सुरक्षा पर भी काफी सवाल निशान उठाए जा रहे थे, जहां उनको कई लोगों के द्वारा मारने की भी धमकी दी गई। इसको लेकर के उनकी सुरक्षा डबल कर दी जाती है जहां पर भी वो जाते हैं। यहाँ पर प्रयागराज में आ रहे हैं, जिस कमेटी के द्वारा उनको बुलाया जा रहा है, उसके बाद क्या कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है, जहां पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है, और सीआरपीएफ के भी कमांडोज की तैनाती हो सकती है, क्योंकि ये जो है इस विवादों के घेरे के बाद जो है ये काफी जो है मशहूर भी हुए हैं। ये काफी इनकी ख्याति भी फैली हुई, जिसके कारण जो है काफी इनके जो है जो इनके बुराई करने वाले हैं, इनके समर्थकों द्वारा भी मांग की गई थी कि इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 1 दिवसीय कार्यक्रम है, और फिर 2 फरवरी को इनका कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के प्रयाग में। बीजेपी सांसद भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।